वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कॉपी पेन उठा लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा। सीबीएसई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आप लोग डाउनलोड करिए सीबीएसई पाठशाला का ऐप और आप लोग इजीली और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं होप करता हूं कि आप लोग एकदम बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से भी पढ़ाई के मूड में होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग को पढ़ना है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, 12th का फिजिक्स। 12th के फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। आज है लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने देखा था। कूलम्ब्स लॉ हम लोगों को क्या डिराइव करता है, किस तरीके से हमारे पास दो अगर चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के बीच में अगर हमारे पास फोर्स, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये बोला था ना, व्हाट इज द चार्ज। चार्ज वो है किसी मैटर में कि वह दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, वो चार्ज की क्वालिटी है। ये चार्ज हम लोगों ने डिफाइन किया था। बट हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय वन चार्ज टू अनदर चार्ज इफ दे आर अपार्ट आर मीटर फ्रॉम देयर सेंटर्स। यानी अगर ये Q1 और Q2 है हमारे पास, और Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, देन द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट विल एक्सर्टेड विल बी, कितना होगा हमारे पास ये फोर्स। तो ये फोर्स कूलम्ब्स ने बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट क्या आएगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये हम लोग जानते थे। ठीक, हम लोगों ने यहां पर डिफाइन किया था चार्ज का यूनिट, अमाउंट ऑफ द चार्ज हमारे पास कितना होता है और यूनिट क्या होता है, 1 कूलम्ब चार्ज हम लोग किसको कहेंगे। तो 1 कूलम्ब चार्ज के लिए हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने एक फॉर्मेट हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि 1 कूलम्ब, व्हाट इज द 1 कूलम्ब चार्ज। अगर हमें चार्ज अगर कहीं एक्सर्ट करना है तो 1 कूलम्ब चार्ज है क्या। तो 1 कूलम्ब चार्ज के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फोर्स हमारे पास हो जाए, K का जो वैल्यू आता है वो कितना होता है, 9 × 10⁹ ये हमारे पास K की वैल्यू है। और K न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये होता था हम लोग पास फॉर्मूला। अब हम लोग ये कहें कि कूलम्ब अगर 1 कूलम्ब अगर चार्ज प्लेस्ड है 1 मीटर के डिस्टेंस पर, और वो सिमिलर टाइप के चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन अगर फोर्स एक्सर्ट करता है, तो दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज 1 कूलम्ब। दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज 1 कूलम्ब। मतलब क्या है हम लोगों का, हमने ये कहा कि अगर हमारे पास चार्ज है कहीं पर भी और वो सिमिलर टाइप के चार्ज पर 1 मीटर के अपार्ट डिस्टेंस पर अगर रखा जाए, पुट किया जाए, देन if it will exert a force of 9 × 10⁹ Newton, then the charge is known as 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक, अब ये 1 कूलम्ब चार्ज, तो हम लोगों ने ये कूलम्ब जो यूनिट है हम लोगों ने देख लिया, ये SI सिस्टम में हमारे पास है। लेकिन अगर MKS सिस्टम में हम लोग कह सकते हैं, अब अगर हमारे पास CGS सिस्टम में अगर हमें इसका यूनिट निकालना हो तो ये यूनिट हमारे पास क्या आता है और इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। इन CGS सिस्टम में हमारे पास कूलम्ब के मतलब चार्ज के दो यूनिट होते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ESU कहते हैं, ESU कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये CGS सिस्टम का हमारे पास यूनिट होता है। दूसरा जो होता है हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। अरे वाह, मीन्स वी हैव 2 डिफरेंट यूनिट्स इन द CGS सिस्टम। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो हम लोगों को ये समझना है कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। देन अगर मैं इसको कहूं, सबसे पहला हेडिंग आप लोग अगर समझें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में अगर हम लोग ये कहें
कि ये हमारे पास जो अगर कूलाम है, अगर मान लीजिए F इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सब कुछ यही रहेगा, कहीं से भी कोई हम लोग पास दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी सीजीएस सिस्टम में K का जो वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 9। अब हम लोग ये कहें कि जो सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट है, चार्ज हम लोग ये कहते हैं वो होता है ESE, या फिर हम लोग कहते हैं 1 स्टेट कूलम, 1 स्टेट कूलम। तो 1 स्टेट कूलम चार्ज क्या है, व्हाट इज द 1 स्टेट कूलम चार्ज? 1 स्टेट कूलम चार्ज। ओहो, ये तो कुछ नया है। ये क्या नया है? ये सीजीएस सिस्टम में हमारे पास चार्ज है, इसको हम लोग ESU और EMU सिस्टम में हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या बोलता है? ये बोल रहा है हमारे पास कि अगर दो चार्जेस सिमिलर टाइप के, टू चार्जेस आर केप्ट अपार्ट एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड दे एग्जर्ट, अगर ये सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, दे एग्जर्ट 3 इंटू 10 टू द पावर 9 डाइन। डाइन क्या है ये? डाइन द यूनिट ऑफ द फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इफ दे एग्जर्ट 3 इंटू 10 टू द पावर 9 डाइन ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर। फिर से, इफ ए चार्ज kept at 1 centimeter apart from the similar charge, and if there is 3 into 10 to the power 9 dyne force on each other, then these charges will be 1 state coulomb। 1 state coulomb, 1 state coulomb is equals to हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 state coulomb is equals to, देखिए इसको 1 स्टेट कूलम अगर हम लोग देखें तो इसको अब हम लोग डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन हम लोगों ने बता दिया, अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड आउट करना होगा तो क्या होगा, देखते हैं हम लोग। 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 मिनट, 1 कूलम इज इक्वल टू, सॉरी, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टेट कूलम एंड 1 कूलम। और ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको हम लोग कह देते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये 1 कूलम इज इक्वल टू इतना रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इजीली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। दिस इज 1 कूलम एंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ द चार्ज हो गया। इजीली हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों को रिक्वायरमेंट होता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे? हाउ वी विल डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो हमारे पास होगा वो देखते हैं हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है? इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EMU। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। ठीक है, तो ये ऑफ चार्ज 1 EMU, ये आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होगा या आप लोगों को समझना होगा। एकदम ब्रॉडली अगर लिखें हम लोग तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ये रिलेशन है और ये थोड़ा सा हटके है, और हटके है तो आप लोगों को ये रिमेंबर रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन इसका, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट हम लोगों ने देख लिया था। क्या देखा था भाई? हमारे पास ये हमारे पास चार्जेस हैं, 2 चार्जेस, हैं हमारे पास।
यहां पर इनके बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है वो r वेक्टर है, सॉरी r है, और इसमें हम लोगों ने ये कह दिया कि यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, दिस इज 1 चार्ज, दिस इज 2 चार्ज। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट होगा, यहाँ पर भी फोर्स होगा रिपल्सन का, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये होगा हमारे पास फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये जो डिस्टेंस डायरेक्शन होता है R12 कैप, ये डायरेक्शन होगा ये वाला, और R21 अगर कैप की अगर हम लोग बात करें तो कैप इज इक्वल टू कितना होगा, कैप केवल क्या बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है, और ये हमारे पास डायरेक्शन होगा इधर। यानी यहां से यहां अगर हम लोग को डायरेक्शन देखना होगा तो R21 कैप देखेंगे, और अगर हमें यहां से यहां का डायरेक्शन देखना होगा यानी ये डायरेक्शन, यानी R12 कैप हमारे पास होगा। बात समझ गए? तो हम लोग इजीली इस चीज को समझ सकते हैं वेक्टर फॉर्मेट में। मैंने ये बताया था R12 कैप इज इक्वल टू R वेक्टर या R12 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर का मॉड। तो R12 वेक्टर का मॉड जो हो जाएगा वो कितना होता है फ्रेंड्स, हम लोग कहेंगे कि ये R के ही इक्वल होता है। यानी अगर हम लोग कैप के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहते हैं, अगर वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, कैप के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तब भी हमारे पास आ जाएगा, कहीं से भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन। इसका नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास क्या है कि परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं। परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को वेक्टर फॉर्मेट आप लोगों को समझा दिया था। अब हमने ये कहा कि अगर दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस अगर हम लोगों ने पुट किया यहां पर एयर में, एयर और वैक्यूम, अगर एयर में हमने पुट किया या वैक्यूम में हम लोगों ने पुट किया है तो इनके बीच का सेंटर डिस्टेंस तो हमें मालूम ही है, सेंटर डिस्टेंस r है, और इसके ऊपर अगर ये q है, ये भी हमारे पास क्या है, प्लस q ही है। देन इनके बीच में हमारे पास कैसा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सन का, दे विल रिपेल ईच अदर, और ईच अदर अगर रिपेल करेंगे तो इनका फोर्स हमारे पास आएगा F12 वेक्टर, और ये हो जाएगा F21 वेक्टर। ये बहुत इजी नोटेशन है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 हमारे पास है, ये 2 हमारे पास है। अब हम लोग ये कहें कि अगर ये मीडियम में रखे गए हैं इस तरीके से तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसको Q2 कर लेते हैं, इसको Q1 कर लेते हैं, सिमिलर होगा तो हमारे पास Q1 Q2 बराबर आ जाएगा, R स्क्वायर आएगा। एंड दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। अगर एयर है तो हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, और इस एयर का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, हमारे पास वो हो जाएगा 9 × 10⁹। अब देखो, सपोज दैट इफ देयर इज अदर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, मीन्स दैट कि हमारे पास वाटर आ गया, ग्लास आ गया, मेटल्स आ गया, एंड माइका हो गया, ग्लास हम लोग रख सकते हैं, एंड सोन बहुत सारा चीज हम लोग इसके बीच में रख सकते हैं। देन क्या इसके बीच में फोर्सेस अफेक्टेड होंगे? यस, हमारे पास फोर्सेस अफेक्टेड होंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी। कि हम लोग ये कहें कि किसी भी if any two charges are put in a medium and then force acting between these two charges is dependent upon dependent upon the medium, this is due to the permittivity. Means that permittivity is the property of the medium in which the two charges are kept and the force experience other than in the vacuum state or air state. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पास एक टर्म आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम लोग यूज करते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मींस परमिटिविटी क्या है, मीडियम में फोर्स को डिफाइन करता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, परमिटिविटी कहलाता है। और हमारे पास जो मान लिया जाए सपोज दैट कि हम लोगों ने ये कह दिया, अब देखो अगर यहाँ पे एयर है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम है, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया कि इनके बीच में फोर्सेस हमारे पास ज्यादा लगेंगे, ज्यादा एग्जर्ट होगा। अब इनके बीच में कोई आ गया, कोई आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई हमारे पास जैसे सपोज दैट वाटर आ गया, तो वाटर आ गया तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है तो इसका 80 टाइम्स जो फोर्स है इनका रिड्यूस होगा। यानी मींस दैट कि अगर हम लोग यहीं पे ये जो फोर्स रखे हैं, फोर्स इन एयर,
डिवाइडेड बाय अगर हम लोग करते हैं फोर्स इन वाटर यानी मीडियम, अगर हम लोग ये कहें वाटर और ये एयर में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 80 आएगा। क्या आएगा 80, एंड दिस 80 इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये 80 टाइम्स ज्यादा है एयर का हमारे पास वाटर के कंपैरिजन में। मींस दैट कि अगर कोई मीडियम अगर इन्वॉल्व होता है देन देयर इज अ चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस चेंज इज नोन एज परमिटिविटी। ये जो चेंज होगा उसी की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। मींस दैट कि हमारे पास अगर मीडियम डिफरेंट हुआ, सपोज दैट यहां पर मेटल आ गया और मेटल के बीच में हमारे पास जो होता है, हमारे पास कोई फोर्स काम नहीं करेगा और हमारे पास ये दोनों चार्ज हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, एक होमोजीनियसली उस पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और वहां पर हमारे पास जो फोर्स काम करेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। मींस एक ही बॉडी ये बन जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, और यहां पर जीरो आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी अगर हमारे पास मेटल है, if there is metal between the two conductors then its dielectric constant is infinite। तो हम लोगों ने डिफरेंट बॉडीज के लिए अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो आइए हम लोग डिफाइन करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मीनिंग होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, और परमिटिविटी हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोगों ने देखा था वो मीडियम पर फोर्स डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। तो मीडियम पर डिपेंड करेगा तो हम लोग ये कहें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाउ वी कैन डिफाइन इट, इट इज फोर्स ऑफ द सिमिलर चार्जेस इन एयर और वैक्यूम और डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम होगा। अब हम लोग अगर वैल्यूज पुट करें तो क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वी नो दैट। नाउ इसको हम लोग ये कहें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन होगा, परमिटिविटी ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K है वो एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। ये एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो हम लोग इसको क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। नाउ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। मींस अगर हमें मीडियम में फोर्स अगर फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग मीडियम में क्या लिखेंगे, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। दिस के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, सो देयर इज नो यूनिट नो डायमेंशन। तो हमारे पास क्या होगा, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। इस के की वैल्यू जो है हमारे पास अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। वैक्यूम के लिए ये क्या लिया जाता है, अब हम लोग देखें वैल्यूज अगर हम लोग डिफाइन कर दें, या आप लोगों को समझ में आ गया। ये एप्सिलॉन क्या है भाई, बताइए जल्दी से, टेल मी व्हाट इज द एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एंड ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। नाउ व्हाट वी कैन डिफाइन द वैल्यूज ऑफ के, द वैल्यूज ऑफ K फॉर डिफरेंट मीडियम। अगर हम लोग ये कहें K इज इक्वल टू 1, किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए। K इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1.00054 फॉर एयर। इसको हम लोग नियर अबाउट क्या मान करके चलते हैं, 1 है। K इज इक्वल टू होता है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिख लेते हैं, K इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास
K इज इक्वल टू 80 फॉर वाटर। अगर वाटर है, वाटर में अगर 2 चार्जेस रखे गए हैं, देन हमारे पास 2 चार्जेस, सिमिलर चार्जेस केप्ट इन द एयर and 2 similar charges at similar distance are kept in the water, in which medium they will exert maximum force। किसमें ज्यादा हमारे पास फोर्स एक्सर्ट करेंगे? when if there is nothing means एयर और वैक्यूम है, तो यहाँ पे फोर्स हमारे पास क्या लगेगा? ज्यादा होगा, मोर आएगा, ज्यादा आएगा। और अगर हम लोग कहें कि जब इसको मीडियम में रख देंगे तो वाटर आ गया, तो कुछ उसका वैल्यू कम कर देगा। कितना कम कर देगा? 80 टाइम्स रिड्यूस कर देगा। मींस दैट हमारे पास वाटर में 80 टाइम्स होगा। अगर हम लोग कहें ग्लास, तो ग्लास भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ग्लास में जो वैल्यू होता है 5 to 10 होता है, 5 to 10, 5 to 10। ये किसके लिए? ग्लास के लिए। के का वैल्यू जो आ गया हमारे पास, इसको यहां पे लिख लेते हैं, ये के इज इक्वल टू 5 to 10 फॉर ग्लास। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, के इज इक्वल टू होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट फॉर द मेटल्स। मेटल्स, मेटल जितने भी हमारे पास कंडक्टर होते हैं उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? के का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। इसमें कहीं से भी कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये आपको वैल्यूज बहुत ज्यादा याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये क्वेश्चन में दिया होता है। क्या याद रखना होता है? मेटल का जनरली आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि मेटल को डायरेक्ट बोल देगा कि हमारे पास मेटल रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। वाटर को डायरेक्ट बोल देगा, वाटर आप लोगों को याद रखना है। एयर का 1 होता है, वैक्यूम का भी 1 होता है। रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट और परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिविटी आपको समझ में आ गया आई थिंक। अब इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। मींस दैट हमने कहा कि अगर 2 पर्सन्स है और 2 पर्सन्स के बीच में अगर झगड़ा है, मान लो सपोज दैट 2 पर्सन्स है और 2 पर्सन्स के बीच में हमारे पास क्या झगड़ा हो रहा है, और उसके इन्वायरमेंट में ऐसे हैं, उसको मतलब उनको उस भड़काने वाले लोग ज्यादा हैं। जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो हमेशा अरे यार वो तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा था, ये कर रहा था। अब उनका जो लड़ने का प्रॉपर्टी होगा वो चेंज हो जाएगा। और अगर कोई शांत करने वाला होगा, मींस दैट कि उनको समझाने वाला होगा, तो उसका हमारे पास जो लड़ाई करने का फॉर्मेट होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मींस दैट कि आप लोग मीडियम को हम लोग समझ सकते हैं कि मीडियम मतलब इन्वायरमेंट, वो किस इन्वायरमेंट में हमारे पास चार्जेस रखा है उस पर हमारे पास ये बेस्ड होगा। ठीक ना। अब हम लोग ये कहें कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी हो गया हमारे पास, इसमें अब हम लोग को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग ये कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग कहें सिमिलरिटीज, व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन देम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है हमारे पास और ग्रेविटेशनल, बोथ फोर्सेस आर इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप फॉर डिस्टेंस, यानी F जो होगा दोनों के लिए 1/r स्क्वायर के बराबर होता है। बोथ फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मींस उनके बीच का डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बता दीजिए जरा। F G इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज दैट? G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m1 m2 क्या है? मासेस हैं, एंड r क्या है हमारे पास? डिस्टेंस है। और दूसरा हमारे पास क्या है? F अगर हम लोग Fe की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, तो क्या है हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये भी r स्क्वायर है, वो भी हमारे पास r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो द प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फॉर मास, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द मास एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर द चार्जेस। तो ये पहला हमारे पास सिमिलरिटी हो गया। दूसरा हमारे पास सिमिलरिटीज क्या हो गया हमारे पास? बोथ आर द सेंट्रल फोर्सेस, बोथ आर द सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस। वाओ, मींस दैट कि अगर हमारे पास 2 चार्जेस हमारे पास हैं, तो इनके बीच का जो हमारे पास फोर्स वर्क करेगा ऑलवेज एक्ट्स, मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा फ्रेंड्स, इसके लिए परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। I will solve the questions, and
ये क्या है हमारे पास, ये इनका जो अगर रिपल्सन का अगर काम कर रहा है Q1 और Q2 है, तो हमारे पास फोर्सेस दोनों हमारे पास क्या होंगे, लाइन ऑफ एक्शन में ही काम करेंगे, सॉरी इनके सेंटर ऑफ लाइन जो ऑफ ज्वाइनिंग है उसी पर काम करेंगे। F12 हमारे पास काम करेगा, F21 हमारे पास जो काम करेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, और लाइन ज्वाइनिंग जो होगा उनके सेंटर में उसी पे काम करेगा। सिमिलरली अगर M1 M2 अगर है हमारे पास, तो ये क्या है हमारे पास, ये जो फोर्स काम करेगा इनका लाइन ज्वाइनिंग काम करेगा। तो लाइन ज्वाइनिंग में अगर काम कर रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास कैसे फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। ऑल दीज आर द सेंट्रल फोर्सेस। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास सिमिलरिटी है वो सिमिलरिटी क्या है, नेक्स्ट सिमिलरिटी जो है, दे कैन एक्ट इन वैक्यूम, दे कैन वर्क इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में हमारे पास काम कर सकते हैं और वैक्यूम में काम करते हैं। दे कैन बी इन वैक्यूम, ये मीडियम पर तो डिपेंड करें ना करें वो बात की बात है, ये वैक्यूम में भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, ऑपरेट होते हैं वैक्यूम। दे कैन बी इन वैक्यूम, ये हमारे पास स्पेस में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल, ऑल द सन जो है हमारे पास, सॉरी सन में है और ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे पास क्या करेंगे, वो वैक्यूम में हमारे पास ऑपरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग कहें व्हाट इज द डिसिमिलरिटी बिटवीन देम, इनके बीच में डिसिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज में हम लोग क्या देखेंगे भाई, इसमें क्या हमारे पास प्रॉब्लम में हो सकता है, ये क्या इन दोनों को एक नहीं करता है। अब हम लोग ये कहें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डिसिमिलरिटीज की अगर हम लोग बात करें, डिसिमिलरिटीज में अगर हम लोग ये कहें, पहला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। अगर टू मासेस हैं, वाटर में रख दो, इनमें एयर रखो, यहां पे एक सॉलिड मेटल रख दो, इनके बीच में फोर्सेस अफेक्टेड नहीं होंगे। दे आर ऑलवेज हैव द सेम वैल्यू फॉर एनी मीडियम, यानी F is equals to G M1 M2 upon R square, and this G is independent of medium. There is no effect of any type of medium in which gravitational, but in the electrostatic force we know that, अभी हम लोगों ने पढ़ा परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, अगर हम लोग वाटर रख देंगे तो फोर्सेस कम हो जाएगा, अगर हम लोगों ने उसमें एयर है तो फोर्सेस ज्यादा हो जाएगा, अगर मेटल रख देंगे तो फोर्सेस जीरो हो जाएगा। मीन्स दैट कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट मटेरियल डिपेंडेंट, मतलब मीडियम डिपेंडेंट टाइप ऑफ फोर्स है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, ये हमारे पास साधु संत टाइप का आदमी है। साधु संत टाइप का आदमी मीन्स कि इसको ना चोरों से डर है और ना इनको किसी भले पुरुष से हमें इसके किसी को दान का रिक्वायरमेंट है, ये एकदम प्योर टाइप ऑफ साधु संत है। लेकिन जो सेकंड वाला है वो प्योर टाइप ऑफ साधु संत नहीं है, ये मटेरियल पे क्या करता है, डिपेंडेंट है। दैट इज फर्स्ट डिसिमिलरिटी। सेकंड डिसिमिलरिटी क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ आ जाओ पास बुलाएगा। टू मासेस कहीं पर भी हों वो कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते हैं, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। बट चार्जेस में क्या है, अगर वो सिमिलर हुए तो उनको रिपेल करेंगे और अगर डिसिमिलर हुए तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मींस कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ओनली कैन एक्ट एज अट्रैक्टिव फोर्स एंड इट कैन ओनली, मतलब दो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं ये हमारे पास जो होगा अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों में हो सकता है। तो ये हमारे पास मेन डिसिमिलरिटीज है, इसमें कहीं से भी कोई हमारे पास दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर हम लोग ये कहें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास लॉन्ग रेंज का फोर्स है, बट जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स वो बहुत कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड वाइज। वो हमारे पास अगर दो सिमिलर चार्जेस है, अगर सपोज दैट कि हमारे पास जितना मास अर्थ का है और मून का है उतना चार्जेस अगर हम लोग दे दें अर्थ और मून को, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स काम करने लगेगा और वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करने लगेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा आज ग्रेविटेशनल
फोर्स वर्सेस हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अब देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम पे डिपेंड करने का क्या मतलब है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, और अगर आपके बीच में आ जाए सीबीएसई पाठशाला, देन यू कैन लर्न मोर इफेक्टिवली, वो बहुत इफेक्टिवली हो सकता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग डाउनलोड करिए सीबीएसई पाठशाला ऐप, जो आप लोगों को गूगल के प्ले स्टोर पर मिलेगा, और आप लोग उससे ज्यादा कुछ सीख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फॉर एनी क्वेरी आप लोग हमसे क्या किस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है, अच्छा ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस पर 7380515253। वाह, मैंने पिछली बार ही बताया था 515253, ये याद है तो आप 7380 तो याद कर ही लोगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। विजन पॉइंट के इस YouTube चैनल पर, सीबीएसई पाठशाला की इस YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। थैंक यू।